से क्लास 11 का सेकंड चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम फुल चैप्टर रिवीजन होगा। एनसीईआरटी के सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर कवर करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आपको पढ़ना है सब एटॉमिक पार्टिकल। वैसे तो कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे उसका मास कितना होता है, उन पर चार्ज कितना होता है, इस टेबल से हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके सिंबल ई, पी और एन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो -1n+1। न्यूट्रॉन की बात करें तो बच्चों न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा है। अगर मैं मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10939 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन की बात करें तो 1.67262 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इतना ही लगभग चार्ज किस पर होता है, न्यूट्रॉन पर होता है, 1.67493 इंटू 10 की पावर 27 kg। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर सबसे लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। मास की बात करें इन एएमयू, जिसको हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोटॉन के लिए 1 एएमयू, न्यूट्रॉन के लिए भी 1 एएमयू लगभग, और इलेक्ट्रॉन का देखो बहुत कम मास है 0.00054 यू। ठीक, अप्रॉक्स मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास नेलिजिबल होता है, जबकि प्रोटॉन का मास 1 और न्यूट्रॉन का मास भी 1। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसमें सबसे पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कुछ रेज के थ्रू हुई थी, जिनका नाम है कैथोड रेज। तो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है, इस पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। एनोड जो है परफोरेटेड है और ये कैथोड लगा है, दोनों को एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। और बच्चों इस ट्यूब के अंदर एक गैस भरी होती है जो कि वैक्यूम से कनेक्ट होती है, यानी इसका प्रेशर एकदम बहुत कम प्रेशर पे ये गैस एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब होता क्या बच्चों, जब यहां पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस कैथोड से कुछ रेज निकलकर एनोड की तरफ जाती है, और एनोड को पास करके इस फोटोग्राफिक प्लेट यानी जिंक सल्फाइड ZnS पर स्ट्राइक करती है, और हमें इनका डिटेक्शन मालूम चलता है। तो ये जो रेज है, इन रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि कैथोड रेज की क्या खास बात होती है। कैथोड रेज को हमने इलेक्ट्रॉन क्यों बोला। देखिए, कैथोड रेज स्टार्ट होती है कैथोड से और किस तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था। कैथोड रेज को देखना इम्पॉसिबल है, दे आर नॉट विजिबल, लेकिन इनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिंक सल्फाइड पर जब ये स्ट्राइक करती है तो इनके डिटेक्शन का पता चलता है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन बच्चों अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो तो ये रेज इस तरह का बिहेवियर शो करती है जैसे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मुड़ जाती है। तभी इसीलिए बच्चों इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कहा गया इलेक्ट्रॉन। और लास्ट पॉइंट है, कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। एक तो वो जो कैथोड है वो किस मटेरियल का बना होता है, और नेचर ऑफ गैस यानी कौन सी गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है। तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम। चाहे आप कौन सी भी गैस भरो, चाहे आप किसी भी तरह का कैथोड इस्तेमाल करो। अब हमने कैथोड रेज के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लिया कि ये कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने मेजर किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड आउट किया था,
और वो निकल के आया E/me इक्वल टू 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम्ब पर केजी। इतना इस पर चार्ज टू मास रेशियो होता है। क्लियर। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था R.A. मिलिकन। इन्होंने अपने एक फेमस एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड आउट किया। वो निकल के आया -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज भी मिल गया है और चार्ज टू मास रेशियो मिल गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन के मास को निकालना आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, me इक्वल टू E/me। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसके बाद हमें क्या मिल गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास आ गया 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर हम बात करेंगे एनोड रेज की। तो सेम हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, बस इस बार क्या हो रहा है, ये एनोड हमने यहां लगा दिया और कैथोड हमने यहां लगा दिया। ठीक है बच्चों, और एनोड और कैथोड को हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब इस बार एनोड को हमने परफोरेटेड रखा है और इसके पीछे जो ग्लास है उसको हमने जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया है ताकि जो भी रेज आए डिटेक्ट हो जाए। आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि कुछ रेज निकल के कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, इनको हमने कैथोड रेज कहा था, कैथोड रेज। ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ और रेज जो होती है वो एनोड से और कैथोड की तरफ भी जाती हैं और इनको हम इधर पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब एनोड रेज की कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, जो एनोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। जो एनोड रेज हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है उसका नेचर कैसा है, जबकि कैथोड रेज इस बात पे डिपेंड नहीं करती है। तो हम इनको बोल सकते हैं दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसेस आयन। तो बच्चों एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर जो गैस भरी है ये गैस आयोनाइज्ड होती है और इस आयोनाइजेशन से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलते हैं उन्हीं को हम एनोड रेज बोलते हैं। तो ये एनोड से ना निकल के इस गैस के थ्रू रिलीज होती हैं। नंबर 3, सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करें तो इन रेज का जो बिहेवियर होता है वो कैथोड रेज के जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो बच्चों बाद में हमने इन पॉजिटिव रेज को नाम दिया प्रोटॉन। तो बच्चों बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जहां पर यह पता चला कि अगर हाइड्रोजन गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर दी जाती है तो उसका जो पॉजिटिव आयन होगा वो सबसे छोटा होता है और सबसे हल्का होता है। तो बाद में इसको हमने नाम दिया प्रोटॉन। इसका मतलब जो एनोड रेज थी वो क्या थी, प्रोटॉन थी। अब आगे बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल का मतलब ये होता है बच्चों कि एटम के अंदर ये चार्ज पार्टिकल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर किस तरह से है, इसी को समझाने के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल। हमारे पास 3 एटॉमिक मॉडल है। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसको हम प्लम पडिंग, रेजिन पडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और तीसरा है बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने बोला कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप में होता है, यानी एक गोले के जैसे होता है, जिसका रेडियस उन्होंने बताया था अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। और इस पूरे गोले में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये स्पेयर हो गया, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्पेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा इन्होंने बोला, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है इस गोले के अंदर धसे हुए होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज होते हैं। इस तरह अरेंजमेंट होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
तीसरा पॉइंट, जो इस पूरे एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली इस पूरे एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो मॉडल है वो काफी हद तक इस एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन बच्चों इस मॉडल की काफी सारी कमियां हैं, आगे के जो मॉडल है उनमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सरेज के बारे में। तो एक्सरेज की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं। एक्सरेज तब प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसी मटेरियल पर जिससे कैथोड बना है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे तो वहां से कुछ रेज प्रोड्यूस होती है। वो रेज डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर रखे फ्लोरोसेंट मटेरियल पर स्ट्राइक करके डिटेक्ट हो जाती है, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर भी निकल जाती है। इन्हीं रेज को उन्होंने नाम दिया एक्सरेज। एक्सरेज न तो मैग्नेटिक फील्ड और न तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से डिफ्लेक्टेड होती हैं, न तो ये पॉजिटिव होती है न तो नेगेटिव होती हैं। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इवन ये मैटर को भी पेनिट्रेट कर देती है। इनकी वेवलेंथ काफी शॉर्ट होती है, लगभग 0.1 नैनोमीटर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करती है। एक्सरे का जो मेन यूज है वो किसी ऑब्जेक्ट के इंटीरियर को समझने में एक्सरे का काफी इंपॉर्टेंट, और आपने मेडिकल साइंस में पढ़ा होगा एक्सरे का यूज क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमेना होता है जिसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन का अपने आप इमिशन होता है बाय एन एलिमेंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, और जिन एलिमेंट के थ्रू ये रेडिएशन निकलता है उन एलिमेंट को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बच्चों जैसे आपने पढ़ा होगा यूरेनियम, रेडियम, ये सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जहां पर कुछ ना कुछ रेडिएशन अपने आप ही निकलता रहता है। तो अब बात करते हैं कि किस टाइप का रेडिएशन रेडियो एक्टिव मटेरियल इमिट करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रेडिएशन। 3 टाइप ऑफ रेडिएशन। देखो बच्चों, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एक टाइप का रेडिएशन ये रहा जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, दूसरे टाइप का रेडिएशन ये रहा जिसको हम बोलते हैं गामा रेज, और तीसरे टाइप का ये रेडिएशन ये रहा जिसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक ए हीलियम न्यूक्लियाई 2He4। बीटा पार्टिकल इज जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉन। लेकिन गामा रेज जो होती है न तो वो इलेक्ट्रॉन होती है न तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है। तो बच्चों अगर हम इनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखें तो जो अल्फा पार्टिकल है वो नेगेटिव की तरफ बेंड हो जाती है, यानी ये पॉजिटिव रेज है। बीटा पार्टिकल की बात करें तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है, यानी ये नेगेटिव कैरेक्टर शो करती है, जबकि गामा रेज न तो पॉजिटिव की तरफ बेंड होती है न तो नेगेटिव की तरफ बेंड। अब बात करते हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में। तो सबसे हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेज की। कितना टाइम्स ज्यादा होती है? 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। उससे थोड़ी सी कम होती है बीटा रेज, 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और सबसे कम होती है अल्फा पार्टिकल। क्लियर? यानी पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर? ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इसमें रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया गोल्ड फॉइल में। यहां पर दीज आर अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की बौछार की गोल्ड फॉइल में। तो बच्चों क्या हुआ, उन्होंने ये देखा 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। केवल 1% पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट होते हैं अपने एंगल से, देखो इस तरह से, और इसमें से भी बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं डायरेक्ट अपोजिट एंगल पे, यानी 180 एंगल पर। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ स्पेस खाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गए। दूसरा कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम।
उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि थॉमसन ने क्या बोला था, वो पूरे के पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। कि अगर एटम का रेडियस 10 की पावर -10 मीटर है तो उसके अंदर जो स्मॉल वॉल्यूम है उसको बाद में उन्होंने न्यूक्लियस बोला, तो वो जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 10 की पावर -15 मीटर। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ खास बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और उसके ड्रॉबैक भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रदरफोर्ड ने बोला द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, और इस स्मॉल पोर्शन को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। पूरा की पूरा एटम खाली है और उसका जो सारा के सारा मास है वो बिल्कुल सेंटर में कंसंट्रेटेड है, और इसी सेंटर को उसने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह के कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया, और इन्हीं ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और तीसरा उनका कंक्लूजन ये था कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस आपस में एक फोर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसमें भी कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सके। दूसरी बात, रदरफोर्ड ये ना बता सके कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऑर्बिट में किस तरह से होता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बहुत इजी है। देखो यहां पर मैंने तीन चीजें रिप्रेजेंट की है। ये क्या, एक्स। एक्स क्या है, किसी एटम का सिंबल है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, एक्स के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सुपर स्क्रिप्ट में एक डिजिट आती है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड मास नंबर। और सब स्क्रिप्ट में एक और डिजिट आती है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब जैसे कार्बन के केस में हम देखते हैं, ये कार्बन का सिंबल हो गया और ये डिजिट है, ये डिजिट को हम बोलेंगे मास नंबर। तो इसका मास नंबर कितना होता है, 12, और एक डिजिट नीचे आती है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब देखिए बच्चों, जो मास नंबर है ना, यानी जो ए है, ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इन दोनों के बराबर होता है। क्लियर। और जो हमारा एटॉमिक नंबर यानी जेड, वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो हमारा एटॉमिक नंबर है जेड, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब दो चीजें और हम डिस्कस करते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स है, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर सबका चेंज है। आइसोबार में जस्ट उल्टा होता है, वो एटम जिनके मास नंबर तो सिमिलर होते हैं लेकिन इनके एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं, इनको हम आइसोबार्स बोल सकते हैं। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों एक दूसरे के आइसोबार्स हुई। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, है ना। देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन है, तो कार्बन के तीनों आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से इनके आइसोटोप बनते हैं। लेकिन अगर मैं आइसोबार की बात करूं तो आइसोबार में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट। देखो आर्गन में 18 प्रोटॉन, पोटेशियम में 19 प्रोटॉन, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन। ठीक, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी। तो मैक्सवेल ने बताया जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है या एक्सेलरेशन में होता है तो वो दो फील्ड, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और साथ में उसको ट्रांसमिट भी करता है। ये जो दोनों फील्ड है
ये वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इस तरह से आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर मोशन में है, ये चार्ज पार्टिकल यहां से और इस तरफ जा रहा है, तो वो दो अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और साथ में किसके प्रोपोर्शन होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहला पॉइंट, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस होते हैं बाय ऑसिलेटिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेटिंग की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और साथ में ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर होंगे और साथ में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, दे कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड देखी जाए तो ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, और आपको मालूम है कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूसरे रेडिएशन से किस तरह से डिफरेंट होता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हम अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर सबको मिला दिया जाए तो एक स्पेक्ट्रम निकल के आता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू गिव स्पेक्ट्रम। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डिफरेंट रीजन में एग्जिस्ट करते हैं और इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे यूवी रीजन, आईआर रीजन। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है। जैसे सबसे पहले गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, देन यूवी रेज, देन उसके बाद विजिबल आ गया, उसके बाद आईआर, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। देखिए, जब हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, तो बच्चों इस तरफ जो है वेवलेंथ बढ़ती है, जबकि फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज यानी वी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस तरफ वेवलेंथ कम होगी लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गामा रेज हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इसी तरह जो रेडियो वेव है उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक उसकी वेवलेंथ के बेसिस पर, दूसरा वेव नंबर के बेसिस पर, और तीसरा उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। सबसे पहले बात करते हैं वेवलेंथ। अब देखिए, एक वेव आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट की है, और वेव का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है क्रेस्ट। क्रेस्ट, तो ये दूसरा क्रेस्ट, इसी तरह तीसरा, चौथा। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलेंगे वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर कोई वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी वी है तो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच ये रिलेशन होता है, C = V लैम्डा। क्लियर? तो C हमारे पास कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आप लैम्डा मालूम कर सकते हैं, और वेवलेंथ दे रखा है तो आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं V और ऊपर डैश, इस तरह से। वेव नंबर का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, ये एक डिस्टेंस दे रखी है, मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वेवलेंथ इन ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर।
तो देखो, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी वेवलेंथ है, इसको हम वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों, वेव नंबर किसका रेसिप्रोकल होता है? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। यानी जो हमारा वेव नंबर है, यानी v इक्वल टू होता है 1/λ। क्लियर? इसीलिए इसकी यूनिट होती है मीटर -1 या सेंटीमीटर -1। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकंड कितनी वेव पास आउट होती है। तो द नंबर ऑफ वेव दैट पास इन ए गिवन पॉइंट एट 1 सेकंड, एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में नंबर ऑफ वेव कितनी पास होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और बच्चों, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। तो बच्चों, ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक ने यह बोला कि जो रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में ना होके पार्टिकल की फॉर्म में होता है। यानी उसने कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जहां पर यह प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जबकि मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को प्रूव किया गया है। पहला एक्सपेरिमेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द रेडिएशन। तीसरा है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और चौथा है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। चलिए बच्चों, तो डिस्कस करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी वो आइडियल बॉडी होती है जो किसी भी रेडिएशन की हर तरह की फ्रीक्वेंसी को इमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। और ये जो रेडिएशन इमिट करता है दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। चलिए बच्चों, अब प्लांक क्वांटम थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लांक ने बोला कि कोई एटम्स और मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी और पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। पैकेट ऑफ एनर्जी यानी डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, और इसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी, नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर, जैसा कि वेव थ्योरी बताती है। दूसरा, उसने इस एनर्जी के पैकेट को नाम दिया क्वांटम। क्या नाम दिया? क्वांटम। तो बच्चों, जो हमारा एनर्जी का पैकेट है उसकी एनर्जी को अगर हम E से रिप्रेजेंट करें और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को हम V से रिप्रेजेंट करें, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन आता है जिसको हम बोलते हैं E इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू, यहां पर जो E है उसको हम एनर्जी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं, जो H है उसको हम प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। उसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। और V हमारे पास या न्यू हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में ये रिलेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आप उसकी एनर्जी मालूम कर सकते हैं, या एनर्जी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू, और जो हमारे पास C है C इक्वल टू न्यू और लैम्डा, ऐसा कुछ था। तो अगर हमारे पास न्यू V है, C बाई लैम्डा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन निकल के आगे E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इस तरह से। तो अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है तो आप आराम से उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी मेटल की सरफेस पर जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और वो मेटल कौन से हो सकते हैं? जैसे पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, के अलावा और भी हो सकते हैं। दो डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला ये वाला डायग्राम देखिए। यहां पर ये एक मेटल की सरफेस है
और इस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है। लाइट के स्ट्राइक होने की वजह से इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है और इस डिटेक्टर से हम इनको डिटेक्ट कर रहे हैं। अब इस डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये एक मेटल की सरफेस है और इस मेटल की सरफेस पर लाइट का स्ट्राइक हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाउंडेड थे, अब वो फ्री फॉर्म में आके इस मेटल से इजेक्ट हो गए हैं। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पॉइंट नंबर 1, जब किसी मेटल सरफेस पर कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट हो जाते हैं। वहां पर कोई भी टाइम लैग नहीं होता है बिटवीन द स्ट्राइक ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं जैसे ही मेटल की सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करती। पॉइंट नंबर 2, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस मेटल की सरफेस पर, यह डिपेंड करता है कि उस लाइट की इंटेंसिटी और ब्राइटनेस क्या है। यानी the number of electron ejected is directly proportional to intensity और brightness of light। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से निकलेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। पॉइंट नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट हर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती है। यानी किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट होना जरूरी है, या उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो होनी ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम यूज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। तो बोलने का मतलब यह है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको यूज करनी पड़ेगी। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को काफी हद तक एक्सप्लेन किया है और उन्होंने कुछ इक्वेशन भी दिए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, जिसको हमने कहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी E इक्वल टू एच न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक, तो अगर हम न्यू की जगह में न्यू जीरो लिखे तो ये हो जाता है E इक्वल टू एच न्यू जीरो। यानी न्यू जीरो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और E उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एच न्यू जीरो के बराबर इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक और चीज निकल के आती है जिसका सिंबल है W0। W0 इज द वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को आप एक एनर्जी की तरह ले सकते हैं। यानी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम that metal surface is called work function और work function is just like energy। और वो कितनी एनर्जी होनी चाहिए, h न्यू जीरो के बराबर। मिनिमम एनर्जी आपको कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, h न्यू, जो किससे ज्यादा होनी चाहिए, h न्यू जीरो के ज्यादा। ठीक है, तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, और E क्या है, एनर्जी, और इसको हम जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ mv स्क्वायर। यानी बोलने का मतलब है कि मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अच्छा, एक चार्ट से हम यहाँ पर समझते हैं। हर किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के लिए वर्क फंक्शन कितना होगा, 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। सोडियम के लिए 2.3, पोटेशियम के लिए 2.25, मैग्नीशियम के और ज्यादा, कॉपर के लिए और ज्यादा, सिल्वर के लिए और ज्यादा। तो वर्क फंक्शन आप समझ सकते हो कि एक एनर्जी है, एनर्जी की वो वैल्यू जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आती है, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहां पर यह प्रूव होता है कि लाइट पार्टिकल नेचर की है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जहां पर यह प्रूव होता है कि लाइट वेव नेचर की है। तो यहां पर मैं दोनों चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो लाइट को हम
दोनों प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लाइट possess बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ये डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट कौन सा किया जा रहा है। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करूं तो यहां पर लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव होता है, लेकिन अगर हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की बात करें तो यहां पर लाइट का वेव नेचर प्रूव होता है। इसका मतलब लाइट ड्यूअल बिहेवियर शो करती है, कहीं पर वो पार्टिकल है और कहीं पर वो वेव है। डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट किस तरह का किया जा रहा है। चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रम। तो बच्चों, जो हमारा स्पेक्ट्रम है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग जानते हैं, गामा रेज, यूवी रेज, IR, विजिबल, इन सबको मिला के स्पेक्ट्रम की रचना होती है। लेकिन अगर मैं केवल सनलाइट की बात करूं, अगर मैं सनलाइट को प्रिज्म से पास कराऊं तो सनलाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इन 7 कलर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ये केवल सनलाइट का स्पेक्ट्रम है। तो ये जो 7 कलर है वो अलग अलग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहां पर मैं सबसे ऊपर वाला रीजन देखूं तो वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, और धीरे धीरे नीचे आता हूं तो सबसे नीचे वाला रीजन वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है। और आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सारे कलर जो है विबग्योर के अंदर ही आ गए। तो अब हम स्पेक्ट्रम को समझते हैं। कलर बैंड्स मिलते हैं जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म से, तो उन कलर बैंड्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्लियर? अब यहां पर देखिए बच्चों, जो रेड कलर है उसकी डेविएशन सबसे कम होती है, यानी वो सबसे कम बेंट होता है। लेकिन नीचे जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बेंट होता है। जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो हमारा रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, अगर हम लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें। अब देखिए, एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? जब आप लाइट के कलर को देखोगे तो हर कलर दूसरे कलर में मर्ज है, यानी आप दो कलर की बाउंड्री को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो तो उस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, यानी ईच कलर मर्ज इनटू द नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो इमिशन स्पेक्ट्रम अगेन 2 टाइप का होता है। एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखो बच्चों, अभी मैंने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात की थी, जहां पर एक कलर दूसरे कलर के अंदर फ्यूज्ड होता है और आप दो कलर की बाउंड्री को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो यहां पर डार्क बैकग्राउंड में कई सारी सेपरेट लाइन ओरिजिनेट होती हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। आप हर लाइन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम और व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक गैस है और उसको हमने हाई टेम्परेचर पर रखा है, हीट किया है, और उस गैस को हम एक डिवाइस, चलो हमारे पास प्रिज्म है, तो उससे हम उसको पास कराते हैं। तो उस गैस के अंदर जो रेडिएशन है वो स्प्लिट हो जाता है और इस तरह की लाइन हमें मिल जाती है, यानी डार्क बैकग्राउंड में कलर्ड लाइन मिलती है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों इमिशन स्पेक्ट्रा, और यहां पर जो लाइन मिल रही है उसको हम बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर? और अगर कलर बैंड मिलते हैं तो उनको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दूसरी चीज है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब हमारे पास एक व्हाइट लाइट है और यहां पर कोल्ड गैस है, तो जो भी रेडिएशन यहां से आएगा वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और बच्चों वो जिस रेडिएशन को इमिट करता है उसकी जगह में उसने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, तो कलर बैकग्राउंड में वो डार्क लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक? यानी जो फ्रीक्वेंसी वो इमिट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी को अब वो एब्जॉर्ब करेगा, और जहां पर कलर्ड लाइन दिखनी थी वहां पर अब डार्क लाइन दिख स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर? अब हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा 2 टाइप का था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है जब हम किसी रेडिएशन को पास करते हैं
प्रिज्म से। अब रेडिएशन हमें कहां से मिलेगा, या तो सनलाइट होगा, या तो कोई हॉट गैस होगी, या तो कोई सब्सटेंस को हम हीट करेंगे। अगर हम उसकी लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से और रिसीव करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो उसका एक स्पेक्ट्रम हमें बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप का था, एक था लाइन और दूसरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब यहां पर देखिए, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराने पर अलग अलग कलर मिल जाते हैं, लेकिन कलर एक दूसरे में डिफ्यूज है, तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम बोलेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब लाइन स्पेक्ट्रा की बात करें तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि कुछ आइसोलेटेड लाइंस प्रोड्यूस होती है जब हम रेडिएशन को पास कराते हैं प्रिज्म से, आइसोलेटेड लाइंस, और फोटोग्राफिक प्लेट पर वो क्लियरली विजिबल होती है। देखो इस तरह से, यहां पर जो है ये हमारे पास एक सब्सटेंस था जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रिज्म से हमने उसको पास कराया, तो इस समय कलर के बजाय आइसोलेटेड लाइन प्रोड्यूस होने लग गई। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये वाला, ये हाइड्रोजन का है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, डार्क बैकग्राउंड में कलर लाइन प्रोड्यूस होती है, और हर लाइन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि हर किसी एलिमेंट का जो ये स्पेक्ट्रा होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसी दूसरे के साथ वो मैच नहीं करेगा। और कई सारे एलिमेंट हैं जो इस मेथड से डिस्कवर हुए, जैसे रूबिडियम, सीजियम, स्कैंडियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम और हीलियम को भी इसी मेथड से डिस्कवर किया गया। मैं कई सारे एलिमेंट का यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा बताता हूं आपको। ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा, देखो उसकी लाइन का पैटर्न अलग है। सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रा अलग है, दो येलो लाइन मिलती है। हीलियम का लाइन स्पेक्ट्रा अलग है, नियोन का अलग है, मरकरी का अलग है। तो हर किसी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके थ्रू हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करूं हाइड्रोजन के, तो बच्चों उन्हीं लाइन की जगह में आपको क्या मिलेगा, डार्क लाइन मिलेगी। देखो यहां पर आपको, या ऊपर देखो आपको कलर्ड लाइन थी, लेकिन उसी पैटर्न में आपको डार्क लाइन मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अभी हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात की थी कि हाइड्रोजन गैस को हम हीट करते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, और उस एनर्जी को, उस रेडिएशन को जो हाइड्रोजन गैस के थ्रू इमिट हो रहा है उसको रिसीव करते हैं, तो कई सारी लाइंस हमें दिखती हैं। वो लाइंस कहलाती है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों इसमें जो लाइंस है ना, वो कई सारी लाइंस होती है। जिन जिन साइंटिस्ट ने वो लाइंस खोजी है उन साइंटिस्ट नाम पर वो लाइंस पढ़ी गई है। देखो यहां पर कुल मिला के 5 लाइंस होती है, और इन लाइन को हम सीरीज भी बोल सकते हैं। पहली लाइन हमारे पास है लाइमन, जिसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, फिर बाइमर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड। There are 5 टाइप ऑफ सीरीज और लाइंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस रीजन में एग्जिस्ट करती है। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में, बामर सीरीज विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है, पास्चन सीरीज की बात करते हैं तो वो इंफ्रारेड में, और बाकी ब्रैकेट और फुंड भी इंफ्रारेड में। क्लियर। अब यहां पर देखिए बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N1 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N2। ये N1 और N2 मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको याद रखना है कि जो बामर सीरीज है वो एक ऐसी लाइन है जो कि विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन है इनको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। 5 स्पेक्ट्रल लाइन होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये आपने पढ़ लिया है। लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, और बाकी के तीनों इंफ्रारेड में एग्जिस्ट करती है। यहां पर N1 और N2 को हम लोग समझेंगे। ये जो N है, N का मतलब होता है एनर्जी स्टेट। क्या? एनर्जी स्टेट। अगर मैं N1 की बात करूं, इसका मतलब फर्स्ट एनर्जी स्टेट। अगर हम N2 की बात करें, इसका मतलब सेकंड एनर्जी स्टेट। इसी तरह N3, N4, N5 और N6 होगा। क्लियर। अब हम इन सीरीज की लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए बच्चों, लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो लाइमन सीरीज में लोएस्ट एनर्जी स्टेट है N1, और हायर एनर्जी स्टेट हो सकता है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब N1 में या लोएस्ट एनर्जी स्टेट में कहां से लाइन आ सकती है, वो जैसे 2 से 1 में आ सकती है। देखो 2 से 1 में आ सकती है,
3 से 1 में आ सकती है, 4 से 1 में आ सकती है, 5 से और 6 से 1 में आ सकती है। इसका मतलब N1 क्या हुआ, 1 हुआ, और N2 2 3 4 5 6 हो सकता है। अगर मैं बामर सीरीज की बात करूं तो इसमें लोअर एनर्जी स्टेट कौन सा होगा, N2 यानी सेकंड वाला। तो 3 से सेकंड में, 4 से सेकंड में, 5 से सेकंड में, 6 से सेकंड में। इसी तरह पास्टन में लोएस्ट एनर्जी स्टेट थर्ड, ब्रैकेट में 4 एंड फुंड में 5। तो देखो अगर मैं पास्टन की बात करूं तो तीसरे एनर्जी स्टेट में किस तरह से लाइन ड्रॉ होंगी, चौथे से तीसरे में, पांचवें से तीसरे में और छठवें से तीसरे में। इसी तरह बाकी को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। रिडबर्ग इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किसी एक पर्टिकुलर लाइन की वेव नंबर को, पर्टिकुलर लाइन के वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वेव नंबर कैलकुलेट हो गया तो हम उसकी वेव लेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास कोई हाइड्रोजन लाइन है, कोई हाइड्रोजन लाइन है जो कि पांचवें एनर्जी स्टेट से तीसरे एनर्जी स्टेट में आती है, पांचवें से तीसरे में आती है। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट कौन हुआ, तीसरा, तो ये हो जाएगा N1, और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट कौन हुआ, ये हो जाएगा N2। तो इस तरह से हम N1 और N2 फाइंड आउट करते हैं। अब N1 और N2 हमें मालूम चल गया। अब इसके बेसिस पे हम रिडबर्ग इक्वेशन से उसका वेव नंबर मालूम करते हैं। देखो, तो वेव नंबर इक्वल टू 109677 इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर सेंटीमीटर 1। अब मैंने आपको बोला कि पांचवें से तीसरे में आ रही है, तो यहां पर N1 हो जाएगा 3 और N2 हो जाएगा 5, बस। क्लियर। तो आप किसी पर्टिकुलर लाइन की वेव नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू हमने लिखी है 109677, इट इज रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। क्लियर। और बच्चों यहां पर अगर हम N1 की वैल्यू 2 रखें तो ये कौन सी सीरीज होती है, बामर सीरीज, है ना। बामर सीरीज में लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा होता है, 2 होता है। तो यहां अगर 2 का स्क्वायर करें और n की वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं बामर इक्वेशन। क्लियर। तो रिडबर्ग इक्वेशन और बामर इक्वेशन से आप वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। और बोर ने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। तो हम बोर मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए, बोर मॉडल का पहला पॉइंट क्या है। बोर बोलता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ पाथ होते हैं जिनकी एनर्जी और रेडियस फिक्स होता है। दे हैव फिक्स सर्कुलर पाथ ऑफ एनर्जी एंड रेडियस। और इन्हीं फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन्होंने इन सर्कुलर पाथ को क्या बोला, ऑर्बिट बोला। दीज आर ऑर्बिट्स। आप इनको स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं। तो चाहे ऑर्बिट बोलो, चाहे एनर्जी स्टेट बोलो, चाहे आप स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं। तो इन्हीं फिक्स रेडियस और एनर्जी के पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी स्टेट में चक्कर लगाते हैं तो उनकी एनर्जी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती, यानी उनकी एनर्जी फिक्स होती है। न तो वो एनर्जी को लिबरेट करते हैं, न तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, ये जो एनर्जी स्टेट है या जो ऑर्बिट है, इनको उन्होंने एक सिंबल N से रिप्रेजेंट किया। ये जो सबसे नजदीक वाला एनर्जी स्टेट है इसको हम बोलेंगे N1, उसके बाद वाला N2, उसके बाद वाला N3, उसके बाद वाला N4। बाद में जाके इस N को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला गया है। तो जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तब जाके हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी स्टेट को उसने N1, N2, N3 और N4 से डिनोट किया। और इनको हम एक इंग्लिश लेटर जैसे K, L, M, N इनसे भी डिनोट करते हैं। K मतलब पहला एनर्जी स्टेट, L मतलब दूसरा, M तीसरा, N चौथा, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब तभी करेगा
जब वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तभी जाके एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को तभी इमिट करेगा जब वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट से और लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो जब लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब हायर से लोअर आएगा तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहां पर दो एनर्जी स्टेट है, एक हायर और एक लोअर। इन दो एनर्जी स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो दो एनर्जी स्टेट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय डेल्टा ई। अब आपने पढ़ा होगा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। देखो V इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच, और आपने ऐसा पढ़ा होगा E इक्वल टू एच न्यू या एच वी। तो V इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। V क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और डेल्टा ई क्या है? एनर्जी गैप बिटवीन टू एनर्जी स्टेट, यानी E2 माइनस E1 है, और H क्या है हमारे पास? प्लैंक कांस्टेंट है। क्लियर? पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, यानी उसके पास वेलोसिटी तो है ही, लेकिन साथ में वो अपने एंगल को लगातार चेंज कर रहा है। इसका मतलब उसमें एक एंगुलर मोमेंट होगा, और उसके एंगुलर मोमेंट को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, MEVR इक्वल टू N इंटू H अपॉन 2 पाई। N की वैल्यू एक इंटीजर में होती है 1 2 3 4 सो ऑन। यहां पर जो ME है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, जो V है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और जो R है वो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है। क्लियर? हर तरह के ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, केवल वही फिक्स ऑर्बिट ऑफ एनर्जी पॉसिबल है जिनका एंगुलर मोमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, यानी n के मल्टीपल में h बाई 2 पाई होगा। तो बोर मॉडल आपने पढ़ा, बोर मॉडल की इंपॉर्टेंट फीचर आपने पढ़े। अब बोर मॉडल की मदद से हम किसी स्टेशनरी स्टेट में उसकी रेडियस, उस स्टेट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी वेलोसिटी, ये तीन चीजें मालूम कर सकते हैं। उसका रेडियस, उसकी एनर्जी और उसकी वेलोसिटी। तो बच्चों कुछ फॉर्मूले आपको देखने हैं, ये फॉर्मूले आपको कैलकुलेशन करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट। तो किसी भी स्टेशनरी स्टेट का रेडियस हम इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू A0। अब यहां पर जो n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन के केस में केवल सिंगल ऑर्बिट होता है, तो हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का जो रेडियस होगा वो होगा 52.9 पिकोमीटर, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी रेडियस भी बढ़ता जाएगा। ये जो 52.9 वैल्यू आई, दिस इज कॉल्ड बोर रेडियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। तो वो इस फॉर्मूले से मालूम चलेगा, En इक्वल टू माइनस RH 1 बाई एन स्क्वायर, और यहां पर n मतलब नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट या नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट, वो इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 इस तरह से। यहां पर जो RH है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RH? RH इज ऑल्सो कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। तो बच्चों अगर मैं पहले एनर्जी स्टेट की बात करूं तो वो इतनी ही रहने वाली है, माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, क्योंकि वहां पर n की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर मैं सेकंड एनर्जी स्टेट या सेकंड स्टेशनरी स्टेट की बात करूं, 0.54 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी। तो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर हमें मालूम करनी है तो इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, Vn इक्वल टू V0 Z बाई N। यहां पर जो Z है इट इज एटॉमिक नंबर, और जो N है इट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां पर बच्चों जो V0 है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है बोर ने। उसकी वैल्यू होती है 2.188 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के लिए Z भी 1 होता है और N भी 1 होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन फर्स्ट एनर्जी स्टेट वो कितनी होगी, 2.188 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस अब अगर आपको किसी और एनर्जी स्टेट के लिए निकाल रही है
तो n और z की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, वो आपको नई नई वैल्यूज मिलती जाएगी। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर मॉडल में भी बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी चीजों को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उन्हीं चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 पॉइंट में हम बोर मॉडल के लिमिटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये मॉडल अप्लाई नहीं होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम, लिथियम 2+ एटम, हीलियम प्लस एटम, इस तरह से, है ना। तो इनके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर ये कई सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता। सेकंड पॉइंट, बोर मॉडल कुड नॉट गिव बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता? देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक लाइन होती है, ये जो लाइन है ये 2 क्लोजली पैक्ड लाइन से मिलकर बनी होती है। तो बोर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन की जो सिंगल लाइन है वो 2 क्लोजली लाइन से मिलकर क्यों बनी है। तीसरी चीज, बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट। अब जीमान इफेक्ट क्या हुआ? जब हम किसी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्प्लिट कर जाती है, यानी किसी लाइन का स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। तो इस चीज को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट की चीज, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि क्यों एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड। चलिए अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों, 3 ऐसे फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की नींव रखी और एटम के एटॉमिक मॉडल को क्वांटम मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो पहला हमारे पास है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और तीसरा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करती है, यानी लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब डी ब्रोगली ये बोला कि जो मैटर है उसका भी ड्यूअल बिहेवियर होता है, यानी मैटर में बी वेव और पार्टिकल। डी ब्रोगली ने यह बताया कि लाइक फोटोन के जैसे जितने भी मटेरियल पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल या एक पत्थर का टुकड़ा या आपका फुटबॉल, इनके पास भी ड्यूअल कैरेक्टर होता है। दे शो ड्यूअल कैरेक्टर, यानी ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब इनके पास मोमेंटम भी होगा और वेवलेंथ भी होगी, और होनी ही चाहिए। वेवलेंथ क्यों होगी? क्योंकि वेव लाइक प्रॉपर्टी है। और मोमेंटम क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है ना। तो इन्होंने एक फेमस इक्वेशन दी जिसमें इन्होंने वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन सेटअप किया। तो यहां पर एक इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, और एम वी को इन्होंने नाम दिया p, यानी मोमेंटम। तो यहां पर जो m है मास ऑफ पार्टिकल, जो v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो p है मोमेंटम, और जो लैम्डा है वो वेवलेंथ यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है। क्लियर? तो यहां से आप किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ, वेलोसिटी या मास सब चीजें मालूम कर सकते हो, इवन मोमेंटम भी मालूम कर सकते हो। अब बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग बोर मॉडल की एक कमी को दूर करता है। बोर मॉडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। हाइजेनबर्ग ने इस चीज को सिरे से नकार दिया। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? देखिए, हाइजेनबर्ग ने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक समय में एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। या तो हम मोमेंटम ही डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी या तो उसकी वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं या तो उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। अगर पोजीशन एक्यूरेट होगी तो वेलोसिटी का पता नहीं लग पाएगा, और अगर वेलोसिटी एक्यूरेट होगी तो पोजीशन का पता नहीं लग पाएगा।
तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, उन्होंने कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन और डेल्टा पी यानी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज मोर देन h अपॉन 4 पाई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, अब मोमेंटम को हमने क्या लिख दिया m इंटू वी, यानी p इक्वल टू एम वी होता है। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स और नीचे 4 पाई m, या इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा पी या डेल्टा वी एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दोनों में से किसी एक चीज को आप एक्यूरेट कर सकते हैं, दोनों चीजों को एक समय में एक साथ एक्यूरेट करना इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, इट्स रूल आउट, यानी ये सिरे से नकार देता है द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। उसने ये बोला कि मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी पाथ पे जा रहा है और इसका फिक्स पाथ तभी पॉसिबल है जब उसकी पोजीशन यानी एक्स और मोमेंटम दोनों एक्यूरेट हो। लेकिन अगर उसकी पोजीशन एक्यूरेट नहीं है और मोमेंटम एक्यूरेट है, या पोजीशन एक्यूरेट और मोमेंटम एक्यूरेट नहीं है, तो इसका पाथ कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिन पाथ पर चक्कर लगाते हैं वो फिक्स पाथ नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो केवल तभी पॉसिबल है जब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी बात करते हैं या फोटोन की बात करते हैं। ये बड़े पार्टिकल के लिए यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं होता है। कंक्लूजन क्या है इसके? कंक्लूजन ये है the precise statement of the position and momentum of electron have to be replaced by the statement of probability that the electron has a given position and momentum। अब उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पर ना होके कुछ ऐसे एरिया में होना चाहिए जहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बस। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी नाम दिया, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना उन एरियाज में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हुए ऑर्बिटल के बारे में बताया, ऑर्बिटल कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो इसी पर हम डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा सिस्टम जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, और सिस्टम मतलब या तो वो एटम हो या तो मॉलिक्यूल है, जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है टाइम के हिसाब से, तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी? तो H psi इक्वल टू E psi। H के ऊपर इस तरह का एक निशान है, इसका मतलब होता है हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये जो सिंबल है ट्राइडेंट का, ये जो ना त्रिशूल जैसा बना है, इसका नाम है साई, PSI, है ना। और साई को हम बोलेंगे वेव फंक्शन, और E का मतलब आप जानते हैं क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव। अब बच्चों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम इज क्वांटाइज। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज वैल्यू होती है, यानी फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। दिस क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एनर्जी आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हम पता लगा सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द वेव फंक्शन इज सिंप्लीफाई द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हैं बच्चों आप? जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है और किसी एरिया में हमें किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो उन्होंने वेव फंक्शन के माध्यम से यह बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट को हम पता लगा सकते हैं, और बाद में यह हुआ कि जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है यानी साई स्क्वायर गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। यानी किसी एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी हो सकती है वो उसके कोऑर्डिनेट से मालूम चलता है। पॉइंट नंबर 4, साई स्क्वायर का मतलब हमें मालूम कर ले कि साई स्क्वायर मतलब किसी एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, ये हम साई स्क्वायर से मालूम कर लेंगे। ये मैथमेटिकल चीजें केवल आपको जानकारी होनी चाहिए कि साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक। तो साई स्क्वायर की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर
अलग अलग होगी, कहीं पर ज्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। तो हम ये पता लगा सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ हम उस एरिया का पता लगा सकते हैं जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इससे हमें यह पता लग जाएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एरिया कौन से हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। तो वो एरिया हमें मालूम करना है। तो उन्होंने बच्चों उस एरिया को नाम दिया एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल, द वेव फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन और एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो उन्होंने उस एरिया को नाम दिया ऑर्बिटल्स। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कई सारे वेव फंक्शन पॉसिबल हैं। इसका मतलब देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल मे बी इन एटम। ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बात करें तो हमें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि वो किस एरिया में प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कितनी है, न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, और उस ऑर्बिटल का शेप क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और इनका क्वांटम नंबर से क्या रिलेशन होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस एरिया को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। पॉइंट नंबर 2, एक एटम के अंदर कई सारे ऑर्बिटल पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश और कैरेक्टराइज्ड बाय देयर साइज, शेप और ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके साइज से, उनके शेप के आधार पर और उनके ओरिएंटेशन के आधार पर। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई ऑर्बिटल छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके ज्यादा चांसेस है न्यूक्लियस के नजदीक होने के। जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। पॉइंट नंबर 5, अगर मैं ऑर्बिटल के शेप और ओरिएंटेशन की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऑर्बिटल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है बजाय किसी और डायरेक्शन के। जैसा आपने पी ऑर्बिटल देखा होगा इस तरह से। पॉइंट नंबर 6, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम नंबर्स। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्वांटम नंबर के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, यहां पर मैंने 3 ही लिखे हैं। दीज क्वांटम नंबर्स आर डिनोटेड बाय सिंबल, जैसे n, l और ml, और बाद में एक स्पिन क्वांटम नंबर भी इसमें ऐड होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का मेन यूज होता है किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को बताना कि वो एटम में किस पोजीशन पे है और कौन से एनर्जी लेवल पे है। तो क्वांटम नंबर से हमें यह पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एटम के अंदर कहां पर है। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के 4 क्वांटम नंबर है। 1 बाय 1 हम सारे क्वांटम नंबर पर डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि पर्टिकुलर क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो एक टेबल से मैं आपको समराइज करता हूं कि हर क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है। यहां पर क्वांटम नंबर का नाम है, पहला प्रिंसिपल, दूसरा सेकेंडरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। इनके सिंबल यहां पर दिए, स्मॉल n, स्मॉल l, ml और यहां ms। अब देखिए बच्चों, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया था, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात करूं जिसको हमने स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया था, तो इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करती है। यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 to n-1 होती है। वहीं अगर मैं
ml की बात करूं, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूं, तो इसकी वैल्यू l पे डिपेंड करती है। l की किसी एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू -l से लेकर +l हो सकती है। ये अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। और जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के स्पिन स्टेट को बताता है। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी ऑर्बिटल के साइज और एनर्जी की बात करता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के शेप की बात करता है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन की बात करता है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो किसी इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट को बताता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। चलिए पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया। इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मोस्टली डिटरमाइन द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है और उसका साइज कितना है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। दूसरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम शेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ऑर्बिटल का साइज छोटा है इसका मतलब वो न्यूक्लियस के नजदीक है, और जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किसी एक इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इंटीजर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आता है, यानी जैसे 1, 2, 3, 4 और इस तरह से। तो n इक्वल टू 1 हो सकता है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं इसका मतलब ये सबसे पहली शेल की बात करता है। इट इज फर्स्ट एनर्जी स्टेट और फर्स्ट शेल ऑफ एटम। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस से सबसे क्लोजेस्ट सेल की बात करता है और सबसे लोअर एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो सबसे लोअर एनर्जी स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मान लीजिए ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो पहले ऑर्बिट को हम n1, दूसरे ऑर्बिट को n2, तीसरे ऑर्बिट को n3, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये n3 मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, n2 मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, n1 मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो n1 का मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस के नजदीक सबसे ज्यादा है। किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले से। 2n² से हम किसी सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। यहां पर n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो इसका मतलब वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। अगर n की वैल्यू 2 होती है तो वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम इंग्लिश अल्फाबेटल से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर n1 है तो उसको हम k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n2 है उसको हम l, n3 है m, n4 है n, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो n1, n2, n3, n4, k, l, m, n इससे भी रिप्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 और नाम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। चलिए इसके बारे में आप देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट आइडेंटिफाइज सबशेल, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सबशेल भी बोलते हैं और ये किसी ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है कि उस ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, एल की वैल्यू हमेशा एन पे डिपेंड करती है। किसी भी n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 से लेकर और n-1 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n1 की बात करते हैं यानी फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो l की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर n2 की बात करते हैं तो l की वैल्यू 0 से 1 यानी एक 0 होगी एक 1 होगी यानी 2। अगर n इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है 3 है, 0, 1 एंड 2। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पहली शेल है उसके अंदर एक सबशेल है, जो हमारी दूसरी शेल है उसके अंदर 2 सबशेल है, जो हमारी तीसरी शेल है उसके अंदर 3 सबशेल है। अब देखिए बच्चों, जब हम L की वैल्यू 0 या L की वैल्यू 1 या L की वैल्यू 2 इस तरह से आती है, L की हर किसी वैल्यू के लिए एक अलग से ऑर्बिटल का सिंबल होता है। अगर L इक्वल टू 0 होता है तो वहां पर
s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। अगर l इक्वल टू 1 होता है तो ऑर्बिटल होगा p, l इक्वल टू 2 होगा तो ऑर्बिटल होगा d, l इक्वल टू 3 होगा तो ऑर्बिटल होगा f, इसी तरह 4 के लिए g, 5 के लिए h। g h तो अभी होते नहीं है, हम केवल इन 4 ऑर्बिटल की बात करेंगे। हर किसी शेल के अंदर एक या एक से ज्यादा सब शेल या सब एनर्जी लेवल होते हैं। जितने भी सब एनर्जी लेवल है वो इक्वल टू होते हैं वैल्यू ऑफ n के। मतलब अगर पहला एनर्जी लेवल है तो उसके अंदर केवल एक ही सब एनर्जी लेवल या सब शेल होगा, दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर 2 सब शेल होंगी, तीसरे एनर्जी लेवल के अंदर 3 सब शेल होती है, चौथे एनर्जी लेवल के अंदर 4 सब शेल होती है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं इसका मतलब l की वैल्यू 0 है, तो l की वैल्यू 0 के लिए वहां पर जो ऑर्बिटल का सिंबल होगा वो होगा s। सेकंड शेल में 2 एनर्जी लेवल है 0 और 1, तो 0 के लिए s और 1 के लिए p। उसी तरह थर्ड में 3 है 0 1 2, तो 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए 3। तो ये जो हमारा s p d f है ये टाइप ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक। और ये l की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे अगर l की वैल्यू 0 है तो वहां पर s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, l की वैल्यू 1 है तो वहां पर p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 है तो वहां पर d ऑर्बिटल, और l की वैल्यू 3 है तो वहां पर f ऑर्बिटल इन्वॉल्व। ये जो इन ऑर्बिटल के आगे एक नंबर लिखा है ये इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर है, इनके आगे 4 लिखा हुआ है। बात करते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, या किसी ऑर्बिटल का कितने पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकता। दूसरा, किसी सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके बारे में मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बताता है। तीसरा, अगर हमें यह देखना है कि किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसको हम जो है 2l+1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी l की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ml की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2l+1। इसका मतलब यह हुआ कि कितने तरीके से कोई एक सबशेल ओरिएंट हो सकती है। एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, l की किसी भी वैल्यू के लिए ml की वैल्यू कितनी हो सकती है वो हम 2l+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि l इक्वल टू 1 होता है तो ml इक्वल टू कितना होगा, 2 × 1 + 1 = 3, 3 वैल्यू हो सकती है। इसी तरह l इक्वल टू 2 होगा तो ml की कितनी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है। l इक्वल टू 3 होगा तो कितनी वैल्यू हो सकती है, 7 वैल्यू हो सकती है। अब मान लिया जाए कि l इक्वल टू 1 के लिए ml की कितनी है, 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू कैसे पता करोगे, देखो -1 0 एंड +1, यानी ये -l से लेकर और +l तक पॉसिबल है, ठीक। तो l की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1, तो 1 0 एंड +1। इसी तरह अगर मैं l इक्वल टू 2 लेता हूं तो ml के लिए कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका मतलब -2 -1 0 +1 एंड +2 होगी 5 वैल्यू। किसी वैल्यू के लिए ml की कितनी वैल्यू होंगी और उनको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे वो किससे पता चलेगा, -l to +l। अब मैं एक टेबल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक टेबल आपके सामने है, यहां पर देखो l की वैल्यू लिखिए, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3। अब l इक्वल टू 0 इसका मतलब m की कितनी वैल्यू हो सकती है, केवल 1 वैल्यू हो सकती है। अच्छा, यहां पर लिखा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml, यहां पर बच्चों 0 क्यों लिखा, क्योंकि एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ओनली 1 ओरिएंटेशन पॉसिबल। अब l इक्वल टू 1 के लिए m की कितनी वैल्यू, 3, l इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू 5, l इक्वल टू 3 के लिए ml की वैल्यू 7, इस तरह से आएगा। अब वो 7 ओरिएंटेशन कौन से होते हैं, -3 से लेकर और +3, 5 के लिए -2 से लेकर +2 और 3 के लिए -1 से लेकर +1। तो यहां पर देखिए 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, यहां पर 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, वहां पर कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। चलिए, तो फोर्थ क्वांटम नंबर है द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डायग्राम से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये दोनों डायग्राम मैंने आपके सामने लिखे हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का 2 तरह का रोटेशन होता है, एक तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ
और दूसरा खुद के एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन का अपना रोटेशन है अपने एक्सिस पे, वो दो तरह से हो सकता है। एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, लेकिन खुद अपने एक्सिस पर भी रोटेट होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी होता है। एक तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और दूसरा खुद अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होता है। अपनी एक्सिस पर रोटेशन को हम स्पिन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर की क्या खास बात होती है। इट रिफर द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो वो अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है। दूसरा, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर सकता है और उन दोनों की स्पिन हमेशा अपोजिट होंगी। कि जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 एरो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये जो 2 एरो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 2 वैल्यूज होंगी, एक होगी प्लस हाफ और दूसरी होगी माइनस हाफ। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ऊपर वाला एरो, दूसरा होता है नीचे वाला एरो। तो बच्चों ये था हमारा क्वांटम नंबर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बच्चों कुल मिला के हमारे पास 4 टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और उनको हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 टाइप के हैं। देखो, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल और एक होता है f ऑर्बिटल। इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट यानी लोअर केस के जो लेटर है उनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 बाय 1 सारे ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन ऑर्बिटल की खास बात क्या होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं s ऑर्बिटल। तो 2 डायग्राम आपके सामने मैंने रखे हैं, डायग्राम भी साथ में रहेंगे और मैं इसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको बताता रहूंगा। s ऑर्बिटल आर स्फेरिकली शेप। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है किसी एक गिवन डिस्टेंस में, वो सारे डायरेक्शन में इक्वल होती है। चाहे वो x एक्सिस हो, चाहे y एक्सिस हो, चाहे z एक्सिस हो। तीनों एक्सिस में सेंटर से किसी एक गिवन डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका मतलब स्फेरिकल शेप के हैं। s ऑर्बिटल का जो साइज है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, यानी n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, जो s ऑर्बिटल है उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। देखिए ये सेकंड नंबर का जो डायग्राम हमारे पास है वहां देखिए, ये जो 1s ऑर्बिटल है ये छोटा है, 2s ऑर्बिटल और बड़ा हो गया, 3s ऑर्बिटल और बड़ा हो गया। तो 3s मतलब यहां पर थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इक्वल टू 3, यहां पर n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है s ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो अगर मैं s ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो बच्चों 4s की एनर्जी 3s से ज्यादा, 3s की एनर्जी 2s से ज्यादा, 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है p ऑर्बिटल्स। देखो बच्चों, जो p ऑर्बिटल है वो 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि 3 टाइप के ओरिएंटेशन में एग्जिस्ट करते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम इसको और समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो p ऑर्बिटल है वो किस शेप के होते हैं, डम्बेल शेप के होते हैं। दूसरा, इन तीनों ऑर्बिटल की साइज, शेप और एनर्जी इक्वल होती है, आइडेंटिकल होती है साइज, शेप और एनर्जी में, लेकिन डिफरेंट कहां होते हैं, दे आर डिफरेंटली ओरिएंटेड। एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस पर होता है, इसीलिए ये 3 टाइप के होते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर कोई ऑर्बिटल x एक्सिस पे है इसका मतलब वो px, y एक्सिस पे है py और z एक्सिस पे है pz। देखिए ये देखिए, ये z एक्सिस पे है तो यानी pz, ये x एक्सिस पे है px और ये y एक्सिस पे है यानी py। तो केवल इनका ओरिएंटेशन अलग होता है, इसीलिए 3 टाइप के होते हैं, बाकी साइज, शेप और एनर्जी में ये इक्वल होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर डम्बेल शेप का मतलब होता है 2 लोब्स, एक लोब ये और एक लोब ये, ठीक है। तो यहां और यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये जो जहां पर 2 लोब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है और इसी एरिया को हम बोलते हैं नोड्स।
अभी हमने बात की जो s ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से बढ़ती जाती है। सेम कंसेप्ट यहां पर भी होता है। 4p ऑर्बिटल की एनर्जी 3p से ज्यादा, 3p की एनर्जी 2p से ज्यादा। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा उसी तरह से p ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं d ऑर्बिटल्स। तो देखिए बच्चों, d ऑर्बिटल के मैंने यहां पर शेप बनाए हैं, इन्हीं शेप की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, टोटल हमारे पास 5 d ऑर्बिटल होते हैं जिनका शेप होता है कबर लीफ शेप। इनमें से जो 4 d ऑर्बिटल है उनका शेप एक जैसा होता है। देखो ये 2, 3 और 4 एक जैसे हैं, लेकिन जो 5वां d ऑर्बिटल है वो इलोंगेटेड डंबल विद ए डोनट अराउंड इट्स मिडल। देखो इलोंगेटेड डंबल है और इसके मिडल में क्या है, एक डोनट लाइक शेप है। 5 d ऑर्बिटल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। और बच्चों पांचों की पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमने dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये इनके एक्सिस के बेसिस पर नाम पड़े। अब देखिए, अगर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन x और y एक्सिस के बीच में होता है, देखो ये x और y दोनों एक्सिस के बीच में अगर है तो इसका मतलब dxy, dxz मतलब x और z के बीच में ओरिएंटेशन है, dyz मतलब y और z के बीच में ओरिएंटेशन है, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ये x और y एक्सिस पर लोब आते हैं, और dz स्क्वायर तो मैंने बोल ही दिया, केवल z पर इसका लोब। चलिए लास्ट हम डिस्कस करते हैं f ऑर्बिटल। टोटल हमारे पास 7 f ऑर्बिटल है। एनर्जी और शेप काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बच्चों f ऑर्बिटल आपके सिलेबस में है नहीं, केवल आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रखनी है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। किसी एटम के अंदर ऑर्बिटल की एनर्जी का क्या ऑर्डर होता है, डिफरेंट ऑर्बिटल किस तरह से एनर्जी की फॉर्म में डिवाइडेड होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने है, डायग्राम नंबर 1 एंड डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 1 उन एटम के लिए है जो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम 2+ एंड हीलियम +1। यानी अगर किसी एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उनके ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, फर्स्ट s की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद 2 ऑर्बिटल यानी 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होती है। उसी तरह तीसरे ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल है यानी 3p, 3s और 3d की एनर्जी इक्वल होती है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर एनर्जी का ऑर्डर थोड़ा सा अलग होता है। देखिए फर्स्ट s की एनर्जी, देखो सेकंड s और सेकंड p की एनर्जी में डिफरेंस आ गया, दोनों की एनर्जी एक जैसी नहीं है, जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दोनों की एनर्जी एक जैसी है। उसी तरह 3p, 3d और 3s की एनर्जी इक्वल नहीं है, 3s की एनर्जी कम, 3p की एनर्जी ज्यादा, 3d की एनर्जी और ज्यादा, और 4s की एनर्जी 3d से कम लेकिन 3p से ज्यादा होती है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा हमने अभी पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अनुसार किसी ऑर्बिटल की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है, यानी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो केवल सिलेक्टेड एनर्जी स्टेट ही अवेलेबल है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे ये देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से क्यों होता है। तो देखो बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस पर डिपेंड करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। जबकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से इनका एनर्जी का ऑर्डर कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। दिस ऑर्डर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो वहां रिपल्शन पॉसिबल नहीं है, तो वो नंबर 1 डायग्राम की तरह आपको दिखेगा। तो आपने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी का ऑर्डर आपने देखा कि क्यों होता है, और उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन।
अब आपको तीन चीजें और पढ़नी है। एक पढ़ना है नेट न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा पढ़ना है शील्डिंग इफेक्ट और तीसरा पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक डायग्राम से हम यहां पर समझते हैं। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये उसके बाद दूसरा ऑर्बिट हो गया, उसी के बाद तीसरा ऑर्बिट होता है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दो तरह का फोर्स आपको देखने को मिलेगा। एक फोर्स है जो न्यूक्लियस और हर किसी इलेक्ट्रॉन के बीच में है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा फोर्स है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, चाहे वो बाहर के इलेक्ट्रॉन चाहे अंदर के इलेक्ट्रॉन हो, हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। अब देखिए बच्चों, किसी भी सिस्टम को अगर हमें स्टेबल करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नेट न्यूक्लियर चार्ज। तो बच्चों नेट न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है किसी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनके चार्ज को हम नेट न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज इज ड्यू टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे नेट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट्स। रिपल्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन भी बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम ZeFF से डिनोट करते हैं। यहां पर जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आप केवल एक आउटर इलेक्ट्रॉन को आप देखो, दिस इज आउटर इलेक्ट्रॉन और दीज आर इनर इलेक्ट्रॉन। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो रिपल्शन फोर्स होने की वजह से ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना अट्रैक्शन फोर्स फील नहीं कर पाता है जितना न्यूक्लियस के पास है। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बच्चों हमेशा ये कम होता है नेट न्यूक्लियर चार्ज के, क्योंकि बीच में रिपल्शन की वजह से कम हो गया। अब मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखो, कोई भी एटम है उसमें दो तरह के फोर्स तो रहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि वो उसके पास नंबर ऑफ शेल कितनी है और उन ऑर्बिटल का शेप कैसा है। एक एग्जांपल से यहां पर समझते हैं। अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल की शील्डिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा उसकी शील्डिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मैं sp-df की बात करूं तो sp-d-n-f इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। s ज्यादा शील्डिंग करेंगे, p कम शील्डिंग करेंगे, d और कम करेंगे, f और कम करेंगे। रीजन क्या है बच्चों? s ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, जिनका साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम p-d-f की तरफ बढ़ते जाते हैं ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि रिपल्शन फोर्स और शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल मोर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। इसी तरह जो है p ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट d ऑर्बिटल से ज्यादा होता है और d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल से ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिलअप किया जाता है। तो हमारे पास तीन प्रिंसिपल है जिनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। नंबर 1 अबाव प्रिंसिपल, नंबर 2 पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और नंबर 3 हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे और ये देखेंगे कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आप इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फिलअप होंगे। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे
जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि किसी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है। अगर किसी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जांपल देखो, 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है। इसी तरह 3s की एनर्जी कम होती है और 4s की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, एक रूल है n+l रूल। कई बार क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होने से ऑर्बिटल की एनर्जी कम भी होती है। देखो 4s की एनर्जी कम है लेकिन 3d की एनर्जी ज्यादा है। 3d में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3, 4s में कितना है 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो तब क्या करोगे आप, n+l रूल का इस्तेमाल करोगे। दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू अगर सेम आती है तो जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर n+l की वैल्यू ज्यादा आती है तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल देखो 3s और 3p की बात करें, 3s के लिए n+l 3, 3p के लिए n+l कितना आता है 4 आता है। तो 4 ज्यादा वैल्यू यानी ज्यादा एनर्जी। अगर हम 4s और 3d की बात करें तो देखो 4s के लिए n+l कितना आता है 4 और 3d के लिए n+l कितना आता है 5। तो ज्यादा वैल्यू इसका मतलब ज्यादा एनर्जी। अब 3d और 4p में आप कंपैरिजन करो, 3d के लिए 5, 4p के लिए भी 5, लेकिन 4p में यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा है तो इसीलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब n+l की वैल्यू इक्वल होती है तब क्या देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। अब इतना सारा झमेला करने की जरूरत नहीं, आप एक डायग्राम से सारे ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग एनर्जी को आप देख सकते हैं। देखो आप ऐसा लिखना है, सबसे पहले क्या लिखो, सारे s ऑर्बिटल लिखो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसके बाद सारे p लिख दो, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। उसके बाद सारे d लिखो, 3d 4d 5d 6d। और उसके बाद सारे f दो ही होते हैं, 4f एंड 5f। अब इनको इस तरह से मिलाते जाओ, बस आपको पता लगेगा किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो बच्चों सबसे कम 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, इस तरह से। तो इस तरह से आप बनाओगे तो जहां जहां वो लाइन जाती जाएगी इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल है। बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर तो एक जैसे हो सकते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेकिन दे मस्ट डिफर बाय स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्पिन स्टेट अलग अलग होगा ही। तो बच्चों कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो किसी एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इसका मतलब ये हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा, 2n² से। तो माना कि किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे s ऑर्बिटल की बात करूं मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ए और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन दोनों का स्पिन स्टेट अलग अलग है। जो लास्ट वाला क्वांटम नंबर है वो कभी भी सिमिलर नहीं होता, भले इनका तीनों क्वांटम नंबर आगे के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रूल ये बोलता है जब हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं तो उस ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पास एक p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, px py pz। तो अगर आप जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो इस तरह से करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी पहले तीनों बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद पेयरिंग होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि 1, 2 और ये पेयर हो जाए, ये गलत है ना। पेयरिंग तभी होगी जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाए। लास्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम का मतलब होता है कि किसी एटम के अंदर उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलअप किस तरह से किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब मैं आपको यहां पर एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं या इसके साथ में एक वीडियो ऐड करूंगा जिसमें ये बताया गया है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है किसी एटम का। तो आप उसे देखिए, आप सर्टेनली समझ जाएंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल। मान लीजिए हमारे पास ये पी सबसेल है, ये भी पी है, ये भी पी है। अब अगर मैं कंप्लीटली फिल्ड की बात करूं तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर P6 आता है इसका मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है। हाफ फिल्ड P3 को बोलेंगे, दिस इज हाफ फिल्ड। और पार्शली फिल्ड होता है P2 हो सकता है, P4 हो सकता है, P2 हो सकता है, P1 हो सकता है, P4 हो सकता है और P5 हो सकता है। ठीक है, 1 2 4 5 अगर ये कंडीशन होती है इट इज कॉल्ड पार्शियली फिल्ड, है ना। लेकिन अगर P3 होता है उसको हम हाफ फिल्ड बोलेंगे और अगर P6 होता है तो उसको हम फुल फिल्ड बोलेंगे। उसी तरह बच्चों अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो फुल फील्ड मतलब क्या होना चाहिए, D10 होना चाहिए, D10 फुल फील्ड और D5 हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड हुआ। और इसके अलावा अगर D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4 हो, D7 हो, सो ऑन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पार्शियली फील्ड। तो D5 और D10 को हम एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल फील्ड बोलेंगे। अब देखिए बच्चों, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी पार्शियली फील्ड से ज्यादा होती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो चलो बच्चों, ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर हो गया खत्म। केमिस्ट्री पेज ऐप में इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे JEE और नीट के, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।